हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति पढ़ा रहा हूं, जो बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का विषय है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति के अंतर्गत मैं आप लोगों को यूनिट सेकेंड से राष्ट्रीय हित पढ़ाने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यूनिट सेकेंड से ही राष्ट्रीय शक्ति के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको राष्ट्रीय हित से अवगत कराने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा राष्ट्रीय हित क्या है, राष्ट्रीय हित की परिभाषा क्या है, राष्ट्रीय हित को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं और राष्ट्रीय हित के प्रकार कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय हित के अभिवृद्धि के साधन क्या क्या हैं। जैसा कि राष्ट्रीय हित से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय हित के अभिवृद्धि के साधन का उल्लेख कीजिए, या राष्ट्रीय हित के प्रकारों का उल्लेख कीजिए, या राष्ट्रीय हित को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का उल्लेख कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन को मैं इस एक ही वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं अपने विषय की तरफ। राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित क्या है? राष्ट्रीय हित को हम व्यक्ति के संदर्भ में समझ सकते हैं। जिस तरह से व्यक्तियों के हित होते हैं और अपने हितों को देखते हुए वह दूसरे व्यक्तियों से संबंध स्थापित करता है। वह यह देखता है कि किन किन व्यक्तियों से उसको लाभ होने वाला है, किन किन व्यक्तियों से उनको लाभ होने वाला है, और उन्हीं लाभों को देखकर, या हम यूं कह सकते हैं कि स्वार्थों को देखते हुए वह व्यक्ति विभिन्न व्यक्तियों से संबंध स्थापित करता है और संबंध स्थापित करके अपने हितों की अभिवृद्धि करने का प्रयास करता है। इसी तरह से राष्ट्र के भी कुछ हित होते हैं। राष्ट्र के भी कुछ हित होते हैं। इसी राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीतियां बनाता है, विदेश नीति निर्धारित करता है। यानी कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है। वह सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हित को देखता है। कोई भी राष्ट्र सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हित को देखता है और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानते हुए ही वह विदेशों से संबंध निर्धारित करता है। यानी कि वह देखता है, कोई भी राष्ट्र यह देखता है या राज्य देखता है कि किस देश से संधि करने पर, किस देश से व्यापार करने पर, किस देश से विभिन्न प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समझौते करने पर उसको क्या लाभ है। तो लाभों को देखकर ही राष्ट्रीय हितों का निर्धारण होता है। यानी कि कोई भी राष्ट्र अपनी अखंडता, संप्रभुता, एकता को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहता है और इनसे वह किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकता है। हर राष्ट्र अपने देश का आर्थिक विकास करना चाहते हैं और आर्थिक विकास को देखकर ही विभिन्न देशों से संबंध स्थापित करता है कि कौन सा देश उसके विकास में योगदान दे सकते हैं। तो जो राष्ट्रीय हित होता है वह राज्यों की इच्छाएं होती हैं, जिनके द्वारा वह अपने देश का विकास करता है, वैदेशिक नीतियां निर्धारित करता है। तो राष्ट्रीय हित राष्ट्रों की ऐसी इच्छाएं होती हैं जिनके आधार पर वह आगे की नीतियां बनाता है, जिनके आधार पर वह आगे की नीति निर्धारित करता है। जैसा कि पॉल सीवरी ने राष्ट्रीय हित के 3 अर्थ बताए हैं। पॉल सीवरी एक विचारक हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक विचारक हैं। पॉल सीवरी ने राष्ट्रीय हित के 3 अर्थ बताए हैं। पहला, वह कहते हैं कि भविष्य में प्राप्त होने वाले ऐसे आदर्श लक्ष्य जिन्हें कोई राष्ट्र प्राप्त करना चाहता है। यानी कि राष्ट्रीय हित क्या है कि भविष्य में प्राप्त करने वाले ऐसे आदर्श लक्ष्य जिन्हें कोई राष्ट्र प्राप्त करना चाहता है। दूसरा, वह कहते हैं कि ऐसी नीतियां जो राष्ट्र व्यवहार में प्रयुक्त करते हैं। यानी कि ऐसी नीतियां, राष्ट्रीय हित ऐसी नीतियां हैं जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से व्यवहार करते समय प्रयोग में लाते हैं, उसको व्यवहारतः प्रयोग करते हैं। पॉल सीवरी तीसरा अर्थ राष्ट्रीय हित से यह लगाते हैं कि राष्ट्रीय हित विदेश नीति निर्धारकों के अनुसार निर्देशित लक्ष्य होता है। यह क्या होता है? विदेश नीति निर्धारकों के अनुसार यह निर्देशित लक्ष्य होता है। जैसा विदेश नीति निर्माता वह निर्धारित करते हैं और जिस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उन्हीं लक्ष्यों को हम राष्ट्रीय हित के रूप में देख सकते हैं। उन्हीं लक्ष्यों को राष्ट्रीय हित के रूप में देख सकते हैं। जैसा कि डाइक महोदय का कहना है कि राष्ट्रीय हित संप्रभुता संपन्न राज्यों की इच्छाएं हैं। संप्रभुता संपन्न राज्यों की इच्छा है। तो डाइक ने संप्रभुता संपन्न राज्यों की इच्छाओं को राष्ट्रीय हित कहा है। अब हम देखते हैं चार्ल्स ओ लर्च और अब्दुल सईद की परिभाषा। चार्ल्स ओ लर्च और अब्दुल सईद कहते हैं कि राष्ट्रीय हित व्यापक, दीर्घकालीन और सतत उद्देश्य है। राष्ट्रीय हित व्यापक, दीर्घकालीन और सतत उद्देश्य है जिसकी सिद्धि के लिए राज्य, राष्ट्र और सरकार अपने को प्रयत्न करता हुआ पाते हैं।
जिसकी अभिवृद्धि के लिए कोई भी राज्य, राष्ट्र या सरकार अपने को प्रयत्न करता हुआ पाते हैं। वहीं पैडलफोर्ड और लिंकन का कहना है कि राष्ट्रीय हित वे दृष्टिकोण हैं, वे दृढ़ विश्वास हैं, वे प्रमेय हैं, वे लक्ष्य हैं जो राष्ट्र के अस्तित्व के लिए, विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, कल्याण के लिए पर्याप्त रूप से आवश्यक माने जाते हैं। यानी कि जो राष्ट्रीय हित होते हैं वह हमारे देश के विकास के लिए आवश्यक माने जाते हैं, हमारे देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक माने जाते हैं। जो बातें हमारे देश की अभिवृद्धि करती हैं, हमारे देश के विकास में योगदान करती हैं, देश के विकास की अभिवृद्धि करती हैं, विदेशों से संबंध निर्धारित करती हैं, वे सारी बातें या वे सारे उद्देश्य राष्ट्रीय हित के अंतर्गत रखे जाते हैं। वहीं जोसेफ फ्रैंकल का कहना है कि राष्ट्रीय हित राष्ट्र की आकांक्षाओं, विदेश नीति के क्रियात्मक, व्याख्यात्मक तथा विवादों का निरूपण करने वाले तत्व हैं। यानी कि विदेश नीति क्या है, यानी कि राष्ट्रीय हित क्या है, यह विदेश नीति का निरूपण करने वाला तत्व है, विदेश नीति की व्याख्या करने वाला तत्व है, विदेश नीति को परिभाषित करने वाला तत्व है। विदेश नीति और जितने भी विवाद होते हैं, जितने भी राष्ट्रों के मध्य, राज्यों के मध्य जितने भी विवाद होते हैं, उन विवादों का समाधान करने वाला लक्ष्य है, उन विवादों का समाधान करता है। इसके अनुसार राष्ट्रीय हित के अनुसार जब दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच विवाद हो जाता है तो सारे राष्ट्र अपने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही संधियां करते हैं, समझौते करते हैं। अपने राष्ट्रीय हितों का बलिदान किसी भी कीमत पर वह नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह से विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो राष्ट्रीय हित की परिभाषा दी गई है उसके अनुसार राष्ट्रीय हित राज्यों की इच्छाएं हैं, राज्यों के ऐसी इच्छाएं हैं जो कि राष्ट्र के विकास, राज्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास के मार्ग में साधक होती हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास में सहायक होती हैं। ऐसी नीतियों को हम राष्ट्रीय हित की संज्ञा देते हैं। आइए अब देखते हैं राष्ट्रीय हित को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कि राष्ट्रीय हित का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो राष्ट्रीय हित को प्रभावित करती हैं, जिनसे प्रभावित होकर हम अपनी राष्ट्रीय हित का निर्माण करते हैं। पहला कारक है भौगोलिक अवस्थिति, जियोग्राफिकल लोकेशन। भौगोलिक अवस्थिति, जियोग्राफिकल लोकेशन। यह जियोग्राफिकल लोकेशन क्या होता है, यानी कि जब कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों का निर्माण करता है तो वह अपनी भौगोलिक स्थिति को देखता है कि वह कहां स्थिति है, किस जगह स्थिति है। यानी कि वह एशिया में है, यूरोप में है, उत्तरी अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है या फिर यूरेशिया में है। वह कंट्री कहां स्थिति है, किस जगह उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, और साथ ही साथ उसके पास कितना प्राकृतिक संसाधन है, जलवायु कैसी है, कृषि योग्य भूमि कैसी है, उसकी सीमाएं कहां तक विस्तृत हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर कोई भी राज्य अपनी राष्ट्रीय नीति का निर्माण करता है। जैसे कि जो स्थलीय सीमा से लगे हुए देश होते हैं उनके राष्ट्रीय हित अलग हो सकते हैं, जो समुद्री सीमा से लगे हुए देश होते हैं उनके राष्ट्रीय हित अलग हो सकते हैं। जैसे हमारा भारत 3 तरफ से वह समुद्रों से घिरा हुआ है और एक तरफ वह पहाड़ों से घिरा हुआ है, और यह भारत कहां स्थित है, एशिया में स्थित है। भारत कहां स्थित है, एशिया में स्थित है। तो इसलिए भारत को अपने पड़ोसी देशों से मधुर संबंध स्थापित करने चाहिए, क्योंकि पड़ोसी देशों से मधुर संबंध स्थापित नहीं होगा तो हमेशा क्या होगा, तो हमेशा संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती रहेगी, और यह जो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी तो यह विकास के मार्ग में बाधक उत्पन्न हो सकती है। तो कोई भी राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय नीति बनाते समय वह अपने लोकेशन को देखता है कि हम कहां स्थित हैं, उसी स्थिति के आधार पर अपने राष्ट्रीय हितों का निर्धारण करता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हित, कोई भी राष्ट्र अपने ऐतिहासिक घटनाओं को ध्यान में रखकर ही राष्ट्रीय हित का निर्माण करता है। जैसे हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान का संबंध, इंडिया बनाम पाकिस्तान या इंडिया बनाम चीन, ये 2 राष्ट्र हैं। चाइना, ये 2 राष्ट्र हैं। भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी भी मधुर नहीं रहे हैं, हमेशा संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती रही है। 1947 में भारत आजाद होता है और भारत और पाकिस्तान, भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है और भारत से ही एक हिस्सा बन जाता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जन्म भारत से ही होता है, लेकिन पाकिस्तान 1947 से लगातार 1948 से ले लें हम, जब पहली बार आक्रमण पाकिस्तान ने भारत के ऊपर किया था, 1948 से लेकर वर्तमान तक
पाकिस्तान विभिन्न रूपों में विभिन्न तरह से भारत से संघर्ष करता रहता है। जैसे 1948 में आक्रमण किया, फिर 1965 में आक्रमण किया, 1971, फिर 1999 ले सकते हैं। इसी तरह से सीमाओं पर हमेशा संघर्ष उत्पन्न होता रहता है, सीमाओं पर हमेशा संघर्ष उत्पन्न होता रहता है। तो भारत पाकिस्तान से नीतियां कैसे बनाएगा? इन विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखकर ही नीतियां बनाएगा। यानी कि राष्ट्रीय हित का निर्माण पाकिस्तान से कैसे करेगा? विभिन्न नीतियों को देखकर, विभिन्न घटनाओं को देखकर ही वह अपनी नीतियों का निर्माण करेगा, क्योंकि भारत यह जानता है कि पाकिस्तान कभी भी उसके साथ विश्वासघात कर सकता है। इसी तरह से हम चीन को ले सकते हैं। 1954 में नेहरू ने जो विदेश नीति का निर्माण किया, उसमें उन्होंने यह सिद्धांत दिया, उसमें नेहरू जी ने यह सिद्धांत दिया, हिंदी चीनी भाई भाई, यानी कि हिंदी चीनी भाई भाई, यानी कि इंडिया और चीन के क्या है, सब भाई भाई हैं। लेकिन चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया, नेहरू के समय ही भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो इससे नेहरू को काफी धक्का लगा। नेहरू काफी शांतिवादी प्रवृत्ति के थे, वह चीन से पंचशील समझौता किए थे और 5 सिद्धांतों के पालन पर उन्होंने बल दिया था। उन्होंने कहा कि चीन भी पंचशील सिद्धांतों का पालन करेगा और भारत भी पंचशील सिद्धांतों का पालन करेगा। लेकिन 1962 में उनके साथ विश्वासघात हो जाता है, चीन धोखा दे देता है और 62 में आक्रमण कर देता है और भारत के भूभाग पर कब्जा कर लेता है। भारत के अक्साई चीन का जो हिस्सा होता है वह चीन के कब्जे में चला जाता है, यानी कि चीन भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। तो चीन की नीति हमेशा चारा और छड़ी की रही है। तो चीन से हमेशा कोई भी राज्य यदि चीन से संबंध स्थापित करेगा तो वह चीन की नीतियों को देखेगा, चीन के अतीत को देखेगा कि चीन ने अतीत में कैसे कैसे किए हैं, अतीत में इसका संबंध कैसे रहा है, अतीत में इसने क्या क्या सक्रियताएं की हैं, क्या क्या गतिविधियां की हैं, क्या क्या रिएक्शन दिया है। तो इस आधार पर यानी कि अतीत की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ही कोई राज्य अपने राष्ट्रीय हितों का निर्माण करता है। संस्कृति और विचारधारा, राष्ट्रीय हित के निर्धारण में संस्कृतियों का योगदान होता है, विचारधाराओं का भी योगदान होता है। यानी कि जिस देश के कल्चर एक जैसे होते हैं, उन देशों का आपस में मधुर संबंध होता है। तो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां होती हैं, विभिन्न देशों की जो आपस में संस्कृतियां मिलती जुलती हैं, तो उस संस्कृति के आधार पर भी राष्ट्रीय हितों का निर्माण करता है। जैसे कि भारत को ले लें, नेपाल को ले लें, भारत को ले लें, नेपाल को ले लें, तो भारत और नेपाल के बीच हमेशा मधुर संबंध रहे हैं। भारत ने हमेशा नेपाल का सहयोग दिया है, नेपाल ने हमेशा भारत का सहयोग किया है। तो दोनों राष्ट्रों के बीच किसी प्रकार के तनाव उत्पन्न नहीं हुए हैं। थोड़ा बहुत जो तनाव उत्पन्न हुआ उसको वार्ता के द्वारा, समझौते के द्वारा उसका समाधान कर लिया गया। तो जो संस्कृति होती है, यह संस्कृति भी राष्ट्रीय हित के निर्माण में योगदान करती है। जो परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज, कल्चर, ये भी जिन राष्ट्रों में समान पाई जाती हैं, उन राष्ट्रों का आपस का संबंध मधुर होता है। वह उन समस्त कल्चर को देखते हुए ही उस राष्ट्र के प्रति अपनी नीतियां बनाते हैं या राष्ट्रीय हित का निर्माण करते हैं। इसी तरह से विचारधारा भी होती है। यह विचारधारा कई प्रकार की हो सकती है। कुछ देश लोकतांत्रिक हो सकते हैं, कुछ देश समाजवादी हो सकते हैं, कुछ देश पूंजीवादी हो सकते हैं, अधिनायकवादी हो सकते हैं, फांसीवादी, नाजीवादी, विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं होती हैं। इन विचारधाराओं के द्वारा भी राष्ट्रीय हित का निर्माण होता रहता है। जैसे कि भारत की विचारधारा समाजवादी है और लोकतांत्रिक है, तो भारत जो भी नीतियां बनाएगा वो सबके लिए बनाएगा। भारत अपने राष्ट्र में यदि शांति स्थापित करना चाहता है तो यह विश्व में शांति स्थापित करना चाहता है। यह विश्व में भी चाहेगा कि विश्व में भी शांति व्यवस्था बनी रहे और मानव का कल्याण हो, सभी लोगों को, और मानव का कल्याण हो, सभी लोगों को समान अवसर मिले, सभी लोगों को समान सुविधाएं मिले। तो इन्हीं सब को देखकर वह अपने राष्ट्रीय हितों का निर्माण करना चाहेगा और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ही वह विदेशों से संबंध बनाएगा और विदेश नीति का निर्धारण करेगा। तो कल्चर और आइडियोलॉजी का भी राष्ट्रीय हित के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, कोई भी राष्ट्र अपने आर्थिक विकास को देखते हुए ही राष्ट्रीय हित का निर्माण करता है। यानी कि राष्ट्रीय हित क्या होता है? ऐसे उद्देश्य होते हैं जिससे हमारे देश का सर्वस्व विकास हो सके, यानी कि सर्वांगीण विकास हो सके, और जो राष्ट्र हमारे देश के विकास में योगदान दे सके उसी राष्ट्र से हम संबंध निर्धारित करते हैं, उसी राष्ट्र से संधियां निर्धारित करते हैं।
जैसे हम विश्व को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र। विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र, ये दो देश होते हैं, विकसित, विकासशील, और तीसरा है पिछड़े देश, जो अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। तो इन तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित, पिछड़ा देश या अल्प विकसित कर सकते हैं। यानी कि ये जो अल्प विकसित देश होते हैं, यह अपने विकास के लिए पूर्ण रूप से विकसित देशों पर निर्भर रहते हैं। इसी तरह से विकासशील देश जो होते हैं, इनका विकास तो हो चुका होता है, लेकिन अभी भी कुछ कमियां होती हैं। उन कमियों को पूरा करने के लिए यह विकसित राष्ट्र पर निर्भर रहते हैं। तो इस तरह से विकसित और विकासशील राष्ट्रों के हित परस्पर अलग अलग होते हैं। विकासशील राज्य के हित अलग होते हैं और विकसित राष्ट्र के हित कुछ अलग होते हैं। अल्प विकसित राष्ट्र के कुछ अलग हित होते हैं। तो जो विकासशील राष्ट्र होते हैं, वह प्राय अपने हितों के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विकसित राष्ट्रों पर निर्भर रहते हैं। और ये जो विकासशील राष्ट्र होते हैं, वह अपने हितों को ध्यान में रखकर ही यह विदेश नीति का निर्धारण करते हैं, राष्ट्रीय हित का निर्धारण करते हैं। यानी कि राष्ट्रीय हित का निर्माण कैसे करते हैं? अपने हितों को ध्यान में रखकर ही, अपने विकास को ध्यान में रखकर ही यह राष्ट्रीय हितों का निर्धारण करते हैं। जैसे कि अफ्रीका का कोई देश है, वह अति पिछड़ा हुआ है, लैटिन अमेरिका का कोई देश है, अति पिछड़ा हुआ है, तो वह अपने हितों को देखेगा कि उसकी आवश्यकताएं क्या है, उसकी जरूरतें क्या है, विकास। तो अपने विकास के लिए वह किस पर निर्भर होगा? विकसित देश पर निर्भर होगा। और जिस विकसित देश के अधीन होगा, जिस विकसित देश पर निर्भर होगा, उससे उसके मधुर संबंध बनाएंगे। यानी कि राष्ट्रीय हितों का निर्माण अपने विकास को देखकर करेगा। इस तरह से आर्थिक विकास भी राष्ट्रीय हित को निर्धारित करने वाला एक कारक है। अब देखते हैं बाह्य चुनौतियां, एक्सटर्नल चैलेंज। यह बाह्य चुनौतियां क्या होती हैं? राष्ट्रीय हितों का निर्धारण हम बाह्य चुनौतियों के आधार पर करते हैं। जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ हमारा संबंध कैसा है, पड़ोसी राज्यों के साथ हमारा संबंध कैसा है, पड़ोसी राज्यों की विदेश नीतियां कैसी हैं। तो जिस तरह से पड़ोसी राज्यों की विदेश नीतियां होती हैं, उसी आधार पर हम अपनी नीतियां बनाते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति हमसे जैसे व्यवहार करता है, उसी के अनुरूप हम भी व्यवहार करते हैं। यानी कि वह अच्छा व्यवहार करता है तो हम भी अच्छे व्यवहार करते हैं, यदि वह बुरा व्यवहार करता है तो हम भी बुरा व्यवहार करते हैं। तो कोई भी राष्ट्र जो नीतियां बनाता है, वह पड़ोसी देशों की विदेश नीतियों को देखते हुए बनाता है कि पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है, उसके साथ हमारा क्या संबंध है, शक्ति वितरण की स्थिति क्या है। यानी कि शक्ति वितरण की स्थिति क्या है, पड़ोसी देश हमसे ज्यादा शक्तिशाली है या कम शक्तिशाली है, विभिन्न राष्ट्र हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं या कम शक्तिशाली हैं। यानी कि शक्तिशाली राष्ट्र कौन है? कोई भी देश शक्तिशाली राष्ट्र से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहेगा, वह चाहेगा कि शक्तिशाली राष्ट्र से उसके संबंध बने रहें। और कोई भी राष्ट्र यह भी निर्धारण करता है कि विभिन्न परिस्थितियों के समय, इमरजेंसी के समय, विभिन्न पड़ोसी राज्यों से किस प्रकार की जरूरत हो सकती है, किस प्रकार की सहायता ली जा सकती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर, इन सभी ये जो क्या है, चैलेंज है, चुनौतियां हैं, इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति निर्धारित करता है। जैसे हम देखते हैं कि 1945 के बाद विश्व दो ध्रुवों में बढ़ जाता है। एक ध्रुव का नेता होता है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरे ध्रुव का नेता होता है सोवियत संघ रूस। यानी कि दो ध्रुवों में बढ़ जाता है और कुछ देश इनसे संबद्ध हो जाते हैं। लेकिन भारत क्या करता है कि भारत न तो अमेरिका के साथ जाता है, न तो रूस के साथ जाता है, क्योंकि वह जानता था कि हम अभी पिछड़े हुए देश हैं, अभी विकासशील की अवस्था में हैं। तो हम न तो अमेरिका से मित्रता कर या अमेरिका से मित्रता करके या अमेरिका की सहायता करके या अमेरिका के गुट में जाकर हम रूस से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि रूस से दुश्मनी मोल लेना भी हमारे लिए घातक हो सकता है। इसी तरह से वह प्रत्यक्ष रूप से वह रूस के गुट में भी नहीं जा सकता था। इसलिए उसने एक ट्रिक निकाली। क्या ट्रिक? इसलिए उसने एक ट्रिक निकाली, गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्षता की। भारत ने कहा न तो हम अमेरिका के गुट में रहेंगे, न रूस के गुट में रहेंगे, हम अलग रहेंगे। यानी कि निर्गुट देशों का सम्मेलन होता है और गुट निरपेक्षता आंदोलन का जन्म होता है, जो कि तटस्थ रूप से किसी भी राज्य के साथ नहीं थे। तो इस तरह से इन राष्ट्रों ने अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए विदेश नीति का निर्माण किया, संगठन का निर्माण किया। क्योंकि यदि यह दोनों देशों में से किसी एक के साथ संबद्ध होते हैं तो दूसरा देश इनका दुश्मन हो जाता है। तो इस तरह से बाह्य चुनौतियों का सामना
इस तरह से कोई भी राज्य अपनी बाह्य चुनौतियों को देखते हुए, बाहरी एटमॉस्फेयर को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखते हुए ही अपने राष्ट्रीय हित का निर्धारण करता है। अब आइए देखते हैं नीति निर्माताओं का व्यक्तित्व। जो नीति निर्माता होते हैं और उनका जो व्यक्तित्व होता है, यह भी राष्ट्रीय हित के निर्माण में योगदान करता है। जैसे देश का जो शासक वर्ग है, वो कौन सा शासक वर्ग है, किस प्रकार का शासक वर्ग है, किस विचारधारा का शासक वर्ग है, इनको ध्यान में रखा जाता है और इसी विचारधारा के आधार पर शासक वर्ग राष्ट्रीय हितों का निर्माण करते हैं। ये जो शासक वर्ग हैं, ये किस प्रकार के हैं, इनके लिए क्या आवश्यक है, जैसे राष्ट्र की सुरक्षा आवश्यक है, या एकता आवश्यक है, या अखंडता आवश्यक है, या अपनी राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए यह नीति का निर्माण करते हैं। राष्ट्रीय हित का निर्माण वहां के शासक वर्ग के द्वारा किया जाता है। तो शासक वर्ग में यह देखा जाता है कि शासक वर्ग का व्यक्तित्व कैसा है, वह किस प्रकार की विचारधारा रखता है, वह कैसी सोच रखता है, कैसी दूरदर्शिता रखता है। जैसे कि राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता सभी राष्ट्र के लिए आवश्यक है, यानी इनको बनाए रखने के लिए हर राष्ट्र नीति का निर्धारण करता है। जैसे हम जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व को देख सकते हैं, या फिर नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को देख सकते हैं, जिन्होंने किस प्रकार से अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर विदेश नीति का निर्माण किया। तो इस तरह से पड़ोसी राज्य भी शासक के व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाते हैं। पड़ोसी राज्य जो होते हैं वो शासक के व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाते हैं। इंदिरा गांधी के शासनकाल को ले सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल को ले सकते हैं कि इन्होंने विदेश नीति का निर्धारण कैसे किया और विदेश नीति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय हित का कैसे निर्धारण किया। तो समय समय पर विभिन्न शासक काल के नेतृत्व को और व्यक्तित्व को हम देख सकते हैं कि उन्होंने अपने नेतृत्व के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा राष्ट्र को किस तरह से स्थायित्व और मजबूती प्रदान किया, किस तरह से राष्ट्र को स्थायित्व और मजबूती प्रदान किया और किस तरह से राष्ट्रीय हित का निर्माण किया। तो ये विभिन्न कारक हैं जो कि राष्ट्रीय हित को प्रभावित करते हैं, राष्ट्रीय हित को निर्धारित करते हैं। यानी कि इन विभिन्न कारकों से ही हम राष्ट्रीय हित का निर्माण करते हैं या कोई भी राज्य राष्ट्रीय हित का निर्माण करता है। आइए देखते हैं राष्ट्रीय हित के प्रकार। राष्ट्रीय हित के प्रकार कौन कौन से हैं, यानी कितने प्रकार के राष्ट्रीय हित हैं। थॉमस रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हितों को 6 भागों में वर्गीकृत किया है। जैसे प्राथमिक हित, प्राइमरी इंटरेस्ट। प्राइमरी इंटरेस्ट क्या होता है? प्राइमरी इंटरेस्ट यानी कि प्राथमिक हित वे हित होते हैं जो किसी भी राज्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अपने प्राथमिक हितों की पूर्ति के लिए कोई भी राज्य बड़े से बड़ा बलिदान कर सकता है, जैसे अपने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना। यह राष्ट्र का प्रारंभिक हित, यह राष्ट्र का प्राथमिक हित है। कोई भी राष्ट्र नहीं चाहेगा कि उसकी सीमाएं असुरक्षित हो। कोई भी राष्ट्र यह नहीं चाहेगा कि उसकी एकता, शांति और संप्रभुता विखंडित हो। और इसको स्थापित करने के लिए कोई भी राष्ट्र बड़े से बड़े बलिदान कर सकता है। जैसे हम देख सकते हैं वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई हो रही है, वह यूक्रेन झुक नहीं रहा है, क्योंकि यूक्रेन का यह प्राथमिक हित है कि उसकी सुरक्षा बनी रहे, एकता अखंडता बनी रहे, उसका अस्तित्व बना रहे। यदि यूक्रेन रूस के प्रति आत्मसमर्पण कर देता है या यूक्रेन का रूस में विलय हो जाता है तो यूक्रेन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो कोई भी राज्य अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बड़े से बड़े बलिदान कर सकता है। यही प्राथमिक हित होता है। दूसरा है गौड़ हित, सेकेंडरी इंटरेस्ट। गौड़ हित ऐसे हित होते हैं जो प्राथमिक हित से कम महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि नागरिकों की सुरक्षा। जैसे कि विदेशों में हमारे नागरिक रहते हैं, भारत के नागरिक रहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में जो तालिबानी आक्रमण होता है और तालिबानी सरकार की स्थापना होती है, वहां से भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वापस बुलाया, सुरक्षित वापस बुलाया। इसी तरह से रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई होती है, यूक्रेन में जो भारतीय रह रहे थे, यूक्रेन से भारतीयों को वापस बुलाया। तो ये द्वितीय हित हैं, यानी कि ये प्राथमिक हित की तरह से बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन अनिवार्य तो होते ही हैं। और इसी तरह से हम राजनयिक उन्मुक्तियों को देख सकते हैं। जैसे कि विदेशों में जो राजनयिक होते हैं, यानी कि जो राजदूत होते हैं, जो रह रहे होते हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व भी सरकार के ऊपर होता है। सरकार अपने राजनयिकों की किसी भी प्रकार की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती है, उनको तुरंत वहां से वापस बुला लेती है। यदि उस देश में किसी प्रकार का संकट उत्पन्न हो जाता है तो तुरंत यह अपने राजदूतों को, अपने
राजनयिकों को वापस बुला लेती है, उनकी सुरक्षा करती है। उनकी सुरक्षा का कार्य किसका होता है? उनकी सुरक्षा का कार्य किसका होता है? प्रत्येक राज्य की सरकारों का होता है। तो द्वितीयक हित वे हित होते हैं जो प्राथमिक हित से कम महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु अनिवार्य होते हैं। तीसरा हम देखते हैं अस्थायी हित, परमानेंट हित। जो परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं वह ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जो अस्थायी होते हैं, जो हमेशा परिवर्तित नहीं होते हैं, जो दीर्घकालिक होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं। जैसे कि हमें अपने देशों की सीमाओं को सुरक्षा करने के लिए कुछ न कुछ रणनीतियां बनानी होती हैं, और यह दीर्घकालिक रणनीति होती है। इसी तरह से विकास करने के लिए कुछ नीतियां बनानी होती हैं, और अपने देशों में विभिन्न प्रकार की औद्योगिक तकनीकी क्षमता का विकास करने के लिए विदेशों से संधि करनी पड़ती है, और ये संधि दीर्घकालिक होते हैं। यानी कि इनका लक्ष्य क्या होता है? दीर्घकालिक होता है। तो जो दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं उसको हम अस्थायी हित कहते हैं, अस्थायी हित की श्रेणी में रखते हैं। परिवर्तनशील हित जो होते हैं वो समय और परिस्थितियों के अनुसार चेंज होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। और यह जो होता है जनमत के द्वारा प्रभावित होता है, राजनीतिक दलों के द्वारा प्रभावित होता है, प्रेसों के माध्यम से प्रभावित होता है, विभिन्न संगठनों, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से यह प्रभावित होता रहता है। पांचवा, सामान्य हित, जनरल इंटरेस्ट। यह यन है, जनरल इंटरेस्ट क्या होते हैं? जब जो बहुत सारे विशिष्ट क्षेत्रों जैसे अर्थव्यवस्था, कूटनीतिक संबंध, व्यापार आदि को बनाए रखना आवश्यक होते हैं, तो इन विविध क्षेत्रों को हम जनरल हित में रखते हैं, जनरल इंटरेस्ट में रखते हैं, सामान्य हित में रखते हैं। यानी कि ये सामान्य है, हमारे लिए कॉमन है, जनरल है। जैसे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, अपने देश का विकास करना, औद्योगिक क्षमता बढ़ाना, विदेशों से कूटनीतिक संबंध स्थापित करना इत्यादि विभिन्न जो बातें हैं, यह सब बातें क्या है? यह सामान्य हित की श्रेणी में हम इसको लाते हैं। इसी तरह से शांति और सुरक्षा, ये जो शांति और सुरक्षा होती है यह भी क्या है? यह भी जनरल हित होती है। यानी कि सभी राष्ट्र चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रहे, निःशस्त्रीकरण बना रहे, क्योंकि ये दोनों चीजें होंगी तभी सारे राष्ट्र संतुलित रहेंगे, समन्वित रहेंगे और शांतिपूर्वक अपना विकास कर सकेंगे। ये जो हित होते हैं ये सबके एक जैसे होते हैं। इसी तरह से राष्ट्र के भी कुछ सामान्य हित होते हैं जिनकी आवश्यकता हर सरकारों के द्वारा होती है। चाहे वह सरकार बदलती रहे लेकिन वह हित हमेशा बने रहेंगे। सभी सरकारें उस हित के अनुसार कार्य करती रहेगी और सभी सरकारों का वह राष्ट्रीय हित एक सा ही रहेगा। तो ऐसे हितों को हम सामान्य हित कहते हैं। विशिष्ट हित, स्पेशल इंटरेस्ट। यह स्पेशल इंटरेस्ट क्या होता है? ये जो विशिष्ट हित होते हैं यह सामान्य हितों से ही उत्पन्न होते हैं, यानी कि सामान्य हितों से ही यह पैदा होते हैं। विशिष्ट हित, यह हित राष्ट्र को स्थायित्व प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं और यह किसी भी राज्य को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विशिष्ट स्थिति में लाते हैं। यानी कि ये जो विशिष्ट हित होते हैं यह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी भी राज्य को विशिष्ट स्थिति में लाते हैं। जिसे कुछ स्पेशल इंटरेस्ट होते हैं, जैसे भारत का रूस के साथ संबंध बनाए रखना, ये स्पेशल इंटरेस्ट है। यह राष्ट्रीय हित के अंतर्गत यह राष्ट्रीय हित है और राष्ट्रीय हित के अंतर्गत यह विशिष्ट हित है। भारत का अमेरिका से संबंध बनाए रखना, भारत का विभिन्न शक्तिशाली राज्यों से संबंध बनाए रखना, यह स्पेशल हित है, क्योंकि भारत विभिन्न देशों का सहयोग लेते हुए ही वह महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। वर्तमान में हम देख सकते हैं कि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। तो थॉमस रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हितों के 6 प्रकार बताए हैं, परंतु उन्होंने 3 अंतरराष्ट्रीय हितों का भी वर्णन किया है। 3 अंतरराष्ट्रीय हितों का भी वर्णन किया है। जैसे समान हित, आइडेंटिकल इंटरेस्ट, यह अंतरराष्ट्रीय हित है, समान अंतरराष्ट्रीय हित है। यह समान अंतरराष्ट्रीय हित क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के एक ही हित होते हैं और वह हित सबके लिए समान रूप से उपयोगी होते हैं, जैसे जलवायु, प्रदूषण, आतंकवाद, निःशस्त्रीकरण, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना सभी राष्ट्रों के लिए आवश्यक होता है।
तो यह क्या है? यह समान हित है, यह समान हित है, आइडेंटिकल इंटरेस्ट है। यानी कि सभी राष्ट्र यह इच्छा रखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति स्थापित रहे, सुरक्षा स्थापित हो, सबकी सुरक्षा हो, सबके मध्य सहयोग हो और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को कम किया जाए, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण और इस विश्व को प्रदूषण से मुक्त बनाया जाए, भ्रष्टाचार से मुक्त बनाया जाए। ये सारी चीज जो है कॉमन है, तो इसको हम समान हित में रखेंगे। सभी राष्ट्र की इच्छा होती है कि ये सारी चीजें बनी रहे। पूरक हित यानी कॉम्प्लीमेंट्री हित। कॉम्प्लीमेंट्री हित क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री हित ऐसे होते हैं कि जो विभिन्न देशों के हित समान न होते हुए भी विभिन्न देशों के मध्य संबंध स्थापित होते हैं। यानी कि कुछ ऐसी परिस्थिति होती है कि दो देशों के राष्ट्रीय हित समान नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है कि दोनों के मध्य समझौते हो जाते हैं और दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान का संबंध, ब्रिटेन और पुर्तगाल का संबंध। जैसे कि अमेरिका के हित अलग थे, पाकिस्तान के हित अलग थे। अमेरिका और पाकिस्तान में बहुत दूरी थी, लेकिन अमेरिका को भी पाकिस्तान की जरूरत थी और पाकिस्तान को भी अमेरिका की जरूरत थी, क्योंकि अमेरिका से पाकिस्तान को धन चाहिए था और इसीलिए पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने देश में सैनिक अड्डा बनाने की, हवाई पट्टी बनाने की अनुमति दे दी। यानी कि उसने एक भूमि दे दी। अमेरिका चाहता था कि उसको एशिया में एक ऐसा अड्डा मिले जहां वह रहकर एशिया के विभिन्न देशों पर नियंत्रण स्थापित कर सके, युद्ध की स्थिति आए तो वहां से युद्ध कर सके। इसलिए पाकिस्तान ने अमेरिका को भूमि दे दी, अपने यहां शरण दे दिया और अमेरिकी सैनिक पाकिस्तान में रहने लगे। तो इस संधि से दो फायदे हुए। पहला अमेरिका के हितों की पूर्ति होती है, दूसरा पाकिस्तान के हितों की पूर्ति होती है। पाकिस्तान को वहां से धन मिला और वह उस धन से उसने अपना विकास किया। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन और पुर्तगाल के बीच संबंध। ब्रिटेन स्पेन पे अधिकार करना चाहता था और इसके लिए पुर्तगाल को मित्र बनाना जरूरी था। तो ब्रिटेन ने पुर्तगाल से सहायता मांगी और पुर्तगाल ने ब्रिटेन को अपने यहाँ शरण दे दी। शरण देने का मतलब यहाँ है कि अपने यहाँ उसने भी कुछ भूमि दे दी ब्रिटेन को रहने के लिए। तो पुर्तगाल के माध्यम से ब्रिटेन स्पेन पर नियंत्रण रख सकता था और पुर्तगाल को भी लाभ होता है कि एक तरफ स्पेन से भी सुरक्षा हो जाती है और दूसरी तरफ ब्रिटेन भी उसके साथ आ जाता है और ब्रिटेन के आने की वजह से स्पेन भी अब उस पर आक्रमण करने से बचने लगता है। इस तरह से इस प्रकार के जो हित होते हैं वह पूरक हित के रूप में रखे जाते हैं, कंप्लीमेंट्री हित के रूप में रखे जाते हैं। विरोधी हित ऐसे हित होते हैं जब दो राज्यों के अलग अलग हित होते हैं और यह विरोधी हितों के कारण ही दो राज्यों के बीच संघर्ष उत्पन्न होते हैं। जैसे कि भारत और पाकिस्तान का मामला। पाकिस्तान कश्मीर को अपना मानता है, भारत और कश्मीर का भारत में विलय हो चुका होता है। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि कश्मीर उसको दे दिया जाए और जबकि कश्मीर किसका हिस्सा हो गया है? भारत का हिस्सा हो गया है। तो दोनों के हित परस्पर विरोधी हैं। पाकिस्तान कश्मीर की मांग करता है और कश्मीर भारत का मुख्य हिस्सा बन चुका है, तो दोनों के हित परस्पर विरोधी हैं। लेकिन इस मुद्दे को कई बार यूएनओ में उठाया गया और यही संघर्ष का मुख्य कारण बना हुआ है। इसी तरह से वर्तमान समय में हम देख सकते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीनी विवाद गाजा पट्टी को लेकर है। यानी कि इजराइल और फिलिस्तीन में किसको लेकर विवाद है? गाजा पट्टी को लेकर विवाद है। यानी गाजा पट्टी इजराइल के कब्जे में होता है, लेकिन फिलिस्तीन इसको अपना मानता है और इसमें काफी फिलिस्तीनी भी बस जाते हैं। इन्हीं को लेकर विवाद है। यानी कि फिलिस्तीनी के अलग हित हैं और इजराइल के अलग हित हैं। अलग अलग हित होते हुए ही गाजा पट्टी पर संघर्ष चल रहा है। तो इस तरह से जब दो देशों के हित अलग अलग होते हैं तभी दो देशों के मध्य संघर्ष होता है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मेरे लेक्चर के अनुसार आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं राष्ट्रीय हित के अभिवृद्धि के साधन।